मैग्नेटिज्म और मैटर की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ और मैग्नेटिक एलिमेंट्स। हम सब जानते हैं कि जो हमारी धरा है, अर्थ है, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें, वो करीबन 10 की घात -5 या 10 की पावर -5 टेस्ला है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है सर अर्थ पे, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह दिखती है, हमें नजर आती है, या आप कहें कि हाइपोथेटिकल इसको समझिए। तो जो मैग्नेट्यूड है इस मैग्नेटिक मोमेंट का, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसकी वैल्यू देखें तो 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला आती है। जो एक्सिस है mm, अब इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये m है और ये m डैश है, या इसको m डैश मान लें, इसको m मान लें। तो जो एक्सिस है mm, इस डाइपोल मोमेंट m की, ये आपके जो एक्सिस है रोटेशन की, अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है उससे कोइंसाइड नहीं करती। कहने का मतलब अर्थ जो है वो इस एक्सिस पे घूमता है, और जो ये वाली एक्सिस में बता रहा हूं, जो मैग्नेटिक इसकी एक्सिस कह सकते हैं, यानी जो एक्सिस जो डाइपोल मोमेंट की है वो उसके साथ मैच नहीं करती, बल्कि इनके बीच में 11.5 डिग्री का अंतर है। तो जो डाइपोल एक्सिस है mm, यानी कि ये m डैश या m डैश कहें, तो ये इंटरसेक्ट करती है अर्थ के जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल को, यहां नॉर्थ कनाडा में, और जो जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है वो एंटार्क्टिका में, यहां पर एंटार्क्टिका में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से निकलती है, वो सदर्न हेमिस्फीयर से निकलती है, यानी कि इधर से निकलेंगी, देखिए यहां से ये निकल रही हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर से निकलती हैं और ये नदन में जाके एंटर होती हैं। इस तरीके से यहां जाके देखिए, यहां ये एंटर हो रही है इस जगह पे, तो इस तरीके से ये एंटर होती हैं। जो एक्चुअल साउथ पोल है अर्थ मैग्नेटिक डाइपोल का, वो इस डायरेक्शन में है, जहां पर जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का, अगर आप उसको बिल्कुल फ्रीली छोड़ दें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वहां पर जाके वो स्टेशनरी हो जाए उस डायरेक्शन में। तो जनरली हम इस डायरेक्शन को कहते हैं अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या कहते हैं? अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जो मैग्नेटिक पोल है अर्थ के, वो करीबन 2000 किलोमीटर ज्योग्राफिक पोल से है, यानी कि यहां से यहां दूरी ले, इधर से इधर की दूरी ले चल के जाएं तो 2000 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यानी कि 11.5 डिग्री, 1 डिग्री करीबन 111 से 115 किलोमीटर होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 11.5 डिग्री उतना करीब आ जाएगा आपका। तो जो ज्योग्राफिक और जियोमैग्नेटिक इक्वेटर है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, या एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, जो आपका 6 डिग्री वेस्ट है और 174 डिग्री ईस्ट पे। फिर से समझाता हूं कि ज्योग्राफिक वाला ये आपका इक्वेटर है, ये अब हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है, और क्योंकि ये हमारी एक्सिस है इसलिए ये इक्वेटर है, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस ऐसी है तो इसका इक्वेटर ये है। तो ये दोनों जो है आपस में इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं 6 डिग्री वेस्ट और 174 डिग्री ईस्ट। इंडिया में देखें तो थुम्बा जो तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम के पास है, ये आपके मैग्नेटिक इक्वेटर में है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो ये थुम्बा को एक स्टेशन बनाया गया है, यहां से रॉकेट लॉन्चिंग होती है। जो अर्थ पे जितने भी प्लेस हैं या जितनी भी जगह हैं, उनका एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, यानी कि वो एंगल बना रहे हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंगल है, एक इक्वेटर से एंगल है, एक मेरिडियन से एंगल है, जिसको हम एंगल के रूप में जानते हैं, और सबके एंगल हमारे प्री स्पेसिफाइड है। जो लॉन्गिट्यूडनल सर्कल है या लॉन्गिट्यूड का सर्कल है जो पास हो रहा है किसी जगह से, वो उसका ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम एक कोई इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, यानी इस तरीके से एक वर्टिकल प्लेन मतलब तो इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाला प्लेन की बात कर रहे हैं। जब इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन जो अर्थ पे पास हो रहा हो, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल सर्कल हो और ज्योग्राफिक एक्सिस हो अर्थ की, इसको हम ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। राइट, ये आपका ज्योग्राफिक, ये वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। राइट, तो देखिए ये अर्थ है, इसको हम इक्वेटर कह रहे हैं, और ये आपका हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन। जो एंगल इक्वेटर से बनते हैं वो आपके क्या होते हैं? लैटिट्यूड। जो एंगल इससे बनते हैं वो आपके लॉन्गिट्यूड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैग्नेटिक पोल की,
ये भी पास कर रहे हैं हर जगह से अर्थ के, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है जिस तरीके से, वैसे यहाँ पर भी है, क्योंकि ये टिल्टी तो है बस, बाकी तो हर जगह से पास हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है। तो जो इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है किसी जगह पे अर्थ के, जो पास हो रही है मैग्नेटिक एक्सिस से, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं उस जगह पे। कहने का मतलब है जिस तरीके से हमने इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कहा, या इसको इसमें हम एक जगह बताएंगे कि यूके से पास होती है प्राइम मेरिडियन, तो इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक का लेवल पे अगर हम देखें तो ये वाला जो है इसको हम जियोमैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। जैसे हम इसको, ये वाले को हम ज्योग्राफिक मेरिडियन कह रहे हैं, तो इसको हम जियोमैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे, राइट। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है किसी जगह पे मैग्नेटिक इक्वेटर पे, वो 0.5 जी है, 0.4 जी है। आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है अर्थ का, और आपको जो रेडियस है अर्थ का ये 6.4 इंटू 10⁻⁶ मानना है। μ0/4π की वैल्यू यहाँ दी हुई है, एक जी की वैल्यू 10⁻⁻⁴ टेस्ला दी हुई है। अब देखिए जो मैग्नीट्यूड है इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, जो हम ऑलरेडी अपने डिस्कशन में पहले ले चुके हैं कि जो इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी मैग्नीट्यूड हमें पता है कि वो b होती है μ0/4πm/3। अब चूंकि हमको इस सवाल में ये दिया हुआ है, b दिया हुआ है, ठीक, हमको g दिया हुआ है जो यहाँ पर 0.4 है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आपके 10⁻⁻⁴ टेस्ला के हिसाब से। m निकालना है हमें, तो m कैसे आएगा, यहाँ रखिए, बाकी इधर ले आइए। μ/4π की वैल्यू भी दी हुई है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब अगर हमको इस पे चर्चा करनी है, डिस्क्राइब करना है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की साइंटिफिकली, तब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कुछ मैग्नेटिक पैरामीटर्स हैं जिसको हम जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन मतलब होता है, आप सीधा देख रहे हैं, अभी आप सीधा देखिए, जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे उसे एलिवेशन कहते हैं। अगर आप अपने सीधी आंख से जो देख रहे हैं उसमें जब नीचे देखने लगेंगे तो उसे हम डिक्लिनेशन कहेंगे। यानी कि आपकी आंखें इस तरफ है, आप यहां देख रहे हैं, यहां देखेंगे तो एलिवेशन, यहां देंगे तो डिक्लिनेशन। तो ये डिक्लिनेशन में इसकी बात कर रहा हूं। तो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये एंगल है आपके मैग्नेटिक मेरिडियन और जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है उस जगह पे, किसी एक जगह पे, किसी भी अर्थ के किसी जगह पे जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में, उसे हम कहेंगे आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये हमारा ज्योग्राफिक साउथ है, लेकिन मैग्नेटिक नीडल तो यहां पॉइंट कर रही है, तो जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ये है और मैग्नेटिक साउथ ये है, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, और ये जो डी एंगल बन रहा है कैपिटल डी, इसको हम डिक्लिनेशन कह रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम जाएंगे, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जो एंगल बन रहा है ट्रू ज्योग्राफिक आपके नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ किसी भी जगह पे, उसी को हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कह रहे हैं, जो कि मैंने ये बताया। तो फिर से समझाता हूं आपको कि जो एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियन, अभी हम ये मेन ले लेते हैं, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, एंगल ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये आपका हो गया नीले में, हो गया लाल में, आपका हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन, नीले में हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच में जो एंगल है किसी भी जगह पे अगर आप निकालना चाहे, जो एंगल बन रहा है उसको हम डिक्लिनेशन कहते हैं। ये ध्यान रहेगा, ये डिक्लिनेशन इस पॉइंट ए का हमने निकाला, कोई एक पॉइंट पे जाइए तो उसका डिक्लिनेशन ये डी निकलता है। यानी कि आप कैसे, मैं बताता हूं आपको। यहां से आप लीजिए वो डायरेक्शन, देखिए हमेशा डायरेक्शन किस तरीके से लेते हैं, अगर ये हमारे पास एक सर्कुलर है तो हम उसका डायरेक्शन इसका टेंजेंट लेते हैं ना। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे है, तो ये हमारा, अगर मान लीजिए ये हमारी ज्योग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है या मेरिडियन है, तो इसमें टेंजेंट बनाइए। इसी तरीके से अब ये मैग्नेटिक वाला चल रहा है, ये ज्योग्राफिक हो गया, ये मैग्नेटिक हो गया, यहां पे टेंजेंट बनाइए। इनके बीच में जो एंगल होगा किसी भी पॉइंट पे, उसे ही हम डिक्लिनेशन कह रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक पॉइंट ए है आपका, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ की, वो हमने यहाँ टेंजेंट से बताई, ये टेंजेंट हो गया आपका, है ना, जो लॉन्गिट्यूडनल सर्कल है ज्योग्राफिक मेरिडियन का। अब एक मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर आप रख दीजिए, उसको अलाइन होने दीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से। जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक नीडल का, वो पॉइंट करेगा ज्योग्राफिक आपके नॉर्थ पोल पे। अगर इसी जगह पे हम ये इस तरीके से एक नीडल लटका दें,
तो वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करने लगेगा। तो जो ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो ये आपका डी हो। तो जो एंगल होगा, फिर से समझिएगा, जो एंगल है ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में किसी भी पॉइंट पे, उसको हम डिक्लिनेशन कहते हैं। जो डिक्लिनेशन है वो अगर जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको ज्यादा मिलेगा, जितना आप इक्वेटर के करीब आएंगे उतना कम मिलेगा। और डिक्लिनेशन जो है इंडिया में बहुत कम है, वो करीबन 0 डिग्री 58 मिनट है वेस्ट बॉम्बे पे, और 0.410 डिग्री 41 मिनट है आपका ईस्ट ऑफ दिल्ली। तो इन दोनों जगह पे जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपको ट्रू नॉर्थ जो है उसको बहुत बहुत एक्यूरेटली दिखाएगी। तो मैग्नेटिक डिप या इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप एंगल या इंक्लिनेशन, ये क्या हुआ? ये एंगल फाई है, क्योंकि ये किसी जगह पे आपका ये जो ज्योग्राफिक है और जो मैग्नेटिक है ये डिप हो सकता है, किसी जगह पे हो सकता है कि ये ऊपर हो, ये ऊपर हो जाए, जैसे मैं इसको कहता हूं ये आपका ज्योग्राफिक हो गया, ये आपका मैग्नेटिक हो गया, है ना। जी ऊपर है, एम नीचे है। तो जो मैग्नेटिक डिप है डिप एंगल और इंक्लिनेशन वो एंगल है अप या डाउन वाला, जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की बनाती है विद द हॉरिजॉन्टल एट अ प्लेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अब फिर से समझिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डिप एंगल या इंक्लिनेशन की। ये एंगल वो हो गया, मैग्नेटिक डिप एंगल या इंक्लिनेशन वो हो गया वो ऐसा एंगल जो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, किसी जगह पे एट अ प्लेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लोकली हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगी हर जगह पे, लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल चले जाएं, इस जगह पे मैंने कहा था नॉर्थ कनाडा और आपका ईस्ट, यहाँ जो साउथ है यहाँ पर आपका एंटार्क्टिका में इसके पोल्स हैं। तो अगर इस जगह चले जाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर वर्टिकली पॉइंट करेंगी, यानी कि ये देखिए मैग्नेटिक लाइन यहाँ नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ, बिल्कुल वर्टिकली, ये देखिए। और क्योंकि मैग्नेटिक लाइन जो है वो इधर से इधर जाएगी, नॉर्थ से साउथ में जाएगी, इसलिए हमने इसको वो कर दिया। ठीक। अब ये देखिए, ये जो सीधी लाइन है यहाँ पर हमको कहाँ मिल रही है? केवल इसी जगह पे मिल रही है जहां पर पोल्स है, जबकि किसी और जगह पे मैग्नेटिक इक्वेटर में, इस जगह पे आ जाइए आप, इस जगह पे ये आपको बिल्कुल सीधी मिलेगी, यानी हॉरिजॉन्टल मिलेगी। मैग्नेटिक इक्वेटर पे डिप एंगल आपका 0 होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पे डिप एंगल आपका 0 होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे यहां पर आपको, क्योंकि देखिए यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं इस जगह पे और ये एंगल लेता हूं तो यहां पर 90 डिग्री मिलेगा मुझे, जबकि मैं यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बनाता हूं और इसकी डायरेक्शन लेता हूं तो मुझे एक ही डायरेक्शन, ये टेंजेंट लेता हूं और इसकी डायरेक्शन ये है, तो फाई आपको 0 मिलेगा। यानी कि जो एंगल यहां 0 से 90 डिग्री तक आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे ये आपको जो डिप एंगल है ये इंक्रीज करेगा 0 से 90 डिग्री तक। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, इस फिगर में, ये फिगर को देखिए, यहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमने बी, ये जो बी है इसको हमने कहा कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। इस तरीके से ग्रीन एरो में हमने दिखाया। एंगल जो डिक्लिनेशन है डी वो हमने यहां से दिखाया। किसके साथ बनेगा ये एंगल डिक्लिनेशन? किसके साथ बन रहा है और एंगल ऑफ डिप किसके साथ बन रहा है? दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमने कहा कि ये जो आपका जियो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, जो इन दोनों के बीच में एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, ये हम सीख चुके। और जो एंगल ऑफ डिप है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है आपके ट्रू मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपका फाई होता है, वो आपका ये फाई हो गया। ट्रू नॉर्थ के साथ, ये जो नॉर्थ है जो मैग्नेटिक नॉर्थ का, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपका फाई हो गया, यानी कि एंगल ऑफ डिप हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये वाली, किसी पॉइंट पी पे उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। एक जो पॉइंट कर रही है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल यानी कि इस डायरेक्शन में, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो आपके अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही है। ठीक। अब इसमें क्या है, इसको हम बोल देंगे बी एच, इसको हम बोलते हैं बीवी, इसको हम बोलते हैं बी एच, इसको बीवी। तो एंगल जो बना रहा है बी एच इस ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ, जो एंगल
ये BH है, ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ जो बना रहा है उसे हम कह रहे हैं ये वाला ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ बना रहा है, वो हमारा D हो गया। जबकि जो एंगल बना रहा है ये BH और B, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये B, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन, राइट। इसको हम फाई कर रहे हैं। तो जो इंक्लिनेशन है ये D, और जो एंगल है डिप फाई, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ फील्ड BH, इसको हम कहते हैं जियोमैग्नेटिक एलिमेंट या एलिमेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। क्या हो गया ये D फाई, और ये आपका जो ये एक ये एंगल और ये BH, ये और BH, ये BH हो गया, और ये और ये तीनों को मैं कह रहा हूं कि ये तीनों चीज मिलके हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हमको मैग्नेटिक मेरिडियन लें, जैसे मैं आप इसको बताता हूं, आपका ये O है, ये आपका P है, और ये Q है, ये R है, OPQR हो गया। इसमें देखिए जो BV होगा क्या होगा, ये B है तो BV आपका, जैसे BH आपको ले लें तो ये आपका BH होगा B cos फाई, और ये BH इसी तरीके से BV हो जाएगा B sin फाई। ये हमारे, जैसे मैं इसको बताऊं, ये आपका B है, ये फाई है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा BH cos, और ये हो जाएगा मतलब B cos, और ये हो जाएगा B sin। तो इसको मैं BH कह सकता हूं और इसको मैं BV कह सकता हूं। एक शॉर्ट मैग्नेट है जिसका डायपोल मोमेंट है इतना, इसको हमने रखा एक मैग्नेटिक मेरिडियन में, इन मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरीके से कि इसका जो नॉर्थ पोल है वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है। इस केस में जो न्यूट्रल या नल पॉइंट है वो पाया गया 20 सेंटीमीटर, कहां से, मैग्नेट के सेंटर से। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद जो मैग्नेट है उसको रखा गया इस तरीके से कि इसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो हो गया साउथ डायरेक्शन में। आपको अब बताना है कि इस न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। तो ये कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले समझिए, ये मैं ए फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, इस मैग्नेट का बता रहा हूं, मैग्नेटिक इक्वेटर, और जो हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो मैग्नेट के कारण, वो म्यूचुअली आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आपका इस डायरेक्शन में है और यहां पर ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। फिर से समझिएगा कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो मैग्नेट का है, जो हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, अर्थ की अलग आ रही है, ठीक, ये तो मैग्नेट की है, लेकिन अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैग्नेट के कारण दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो दो पॉइंट है मैग्नेटिक इक्वेटर पे मैग्नेट के, वो इक्वल डिस्टेंस पे है मैग्नेट से, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, राइट। इस तरीके से कि जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। इसी को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, राइट। अब क्योंकि m आपको दिया हुआ है 1.6, ये दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 20, यानी इसको हम मीटर में चेंज कर दें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हुई इस शॉर्ट मैग्नेट के कारण, इसके इक्वेटोरियल प्लेन में वो आपकी BH होनी चाहिए, B1 जो भी आप माने वो BH होनी चाहिए, यानी ये जो आप BH की बात कर रहे हैं, तो B1 हम या BH कहें वो क्या होगी, μ0/4 पाई m/d1 स्क्वायर। D1 ये वाला डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये D1। तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि यहां पर हमारे दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें नल पॉइंट इधर और इधर मिल रहा है, इनके बीच में दूरी ये D1 है, यहां से यहां तक, ये और ये के बीच में दूरी ये है। तो फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगी आपका, और आपकी B1 जो होगी वो BH के बराबर होगी μ0/4 पाई m/d1 स्क्वायर। वैल्यू हमारे पता है, इसको हम रख देंगे। लेकिन अब बात आती है दूसरे की। हमने क्या किया कि जब पहले केस में नॉर्थ पोल को नॉर्थ
डायरेक्शन में रखा गया, राइट। ये नॉर्थ पोल है, इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखा गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल है उसको इस डायरेक्शन में रखा गया, साउथ के डायरेक्शन में, और साउथ का नॉर्थ डायरेक्शन में रखा गया। अब हमने पलट दिया इसको। तो इस केस में जो हमने इसको पलट दिया, तो यहां से क्लियर है कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अगर इसको देखें, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है यहां से यहां तक, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। और जो BH है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेट के कारण है, वो आपके, क्योंकि पिछले इसमें एक डायरेक्शन में थी, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट होंगे वो इस आपको एक्सिस में मिलेंगे, इस एक्सिस पे मिलेंगे, राइट। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये और ये पॉइंट जो D2 डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो हम अगर B2 माने इसको, तो ये भी किसके, BH के बराबर होंगे, है ना। तो यहां पर μ0/4π 2m, अब ये हमको D2, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है D2 स्क्वायर लेना है। अब हमको D2 स्क्वायर पता नहीं है इसमें, और हम जानते हैं BH अभी भी हम निकाल चुके हैं। यहां पर रख दीजिए, आप D निकाल लेंगे, D2 निकाल लेंगे, ये आपका डिस्टेंस होगा नल पॉइंट का, ये आपका 2.52 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक मैग्नेट को लटकाया गया, हंग हॉरिजॉन्टली, इसके मैग्नेटिक मेरिडियन में एक वायर द्वारा, कोई इसमें ट्विस्ट नहीं दिया गया, सीधा लटकाया गया। यदि जो सपोर्टिंग वायर है उसको ट्विस्ट दिया गया 180 डिग्री टॉप पे, तो मैग्नेट रोटेट करता है 30 डिग्री, 30 डिग्री रोटेट करता है। यानी कि अगर 180 पे किया गया तो वो 30 डिग्री रोटेट करता है। कहने का मतलब वो 150 पे आता है, 180 पे रखा तो 30 डिग्री मूव कर गया, तो 150 पे आया। यदि जो एक और मैग्नेट हमने यूज किया और उसको ट्विस्ट जो 270 डिग्री का है सपोर्टिंग एंड में दिया गया, तो रोटेट करता है 30 डिग्री, यानी 270 पे है तो 30 डिग्री कर जाएगा, तो 30 डिग्री माइनस करिए 240 डिग्री आ जाएगी। आपको कंपेयर करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन दोनों मैग्नेट का। तो कैसे होगा, जो रिजल्टेंट ट्विस्ट है मान लीजिए डेल्टा है, राइट। हम क्या करते हैं, जो डेल्टा वन है, जैसे कहा 180 डिग्री पे किया तो 30 डिग्री इसने अपने आप को ट्विस्ट कर लिया, क्योंकि ये अलाइन होना चाहता है, नॉर्मल जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है। तो 150 डिग्री ये करीबन घूम गया, इसको रेडियन में चेंज कर देते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से 270 पे जब लगाया गया दूसरा मैग्नेट, 30 डिग्री घूम गया वो, तो 240 डिग्री घुमा, मतलब इतना उसको बेसिकली 240 डिग्री का अंतर आया, तो जो 240 डिग्री इंटू π/180 ये आपका ट्विस्ट, रिजल्टेंट ट्विस्ट होगा वायर पे, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम मान लीजिए कि इसका जो दोनों वायर सेम है, तो ट्विस्ट कांस्टेंट मान लीजिए K लेते हैं, तो टॉर्क क्या होता है, K इंटू डेल्टा वन, यानी कि जो रिजल्टेंट ट्विस्ट आया, ऐसी टॉर्क 2 का होगा K इंटू डेल्टा 2। अब मान लीजिए अल्फा ये एंगल है जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बना रहा है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके मैग्नेटिक मेरिडियन से अगर ये एंगल बना रहा है, तो हम टॉर्क कहेंगे m1 BH इंटू साइन अल्फा। अल्फा आपका एंगल है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी तरीके से टॉर्क 2 डैश ले रहा हूं मैं, ये टॉर्क 1 है, ये टॉर्क 2 है, लेकिन टॉर्क 1 डैश मैंने लिया है, जो हम ये तो वायर उसके कारण हुआ कि क्योंकि ये ट्विस्ट हुआ, तो वो शिफ्ट ट्विस्ट जब हुआ वायर इस तरीके से घुमा ही वायर, और जितना घुमा इसको अलाइन होने में इतना एंगल करना पड़ा। लेकिन जब हम अल्फा ले रहे हैं और हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो उसमें जो टॉर्क 1 डैश और टॉर्क 2 डैश बनेगा, जो रोटेट करेगा, ये तो रोटेशन हमने वायर से लिया, जो वायर ट्विस्ट कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो टॉर्क आ रहा है हमारे फॉर्मूले से, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट उसमें लगेगा, तो m1 इंटू BH इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पर टॉर्क 2 दूसरे मैग्नेट पे m2 इंटू BH इंटू साइन अल्फा। लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये टॉर्क जितना घुमा, जितना आपका वायर ट्विस्ट हुआ, वो इसीलिए ट्विस्ट हुआ क्योंकि उसको एक्चुअल नॉर्थ साउथ में आना है, वो इसके बराबर होगा। दूसरे के बारे में बात करें तो सेम चीज है, टॉर्क 2 जो होगा वो टॉर्क 2 डैश के बराबर होगा, दोनों को बराबर कर दीजिए, राइट। यही काम करिए, इन दोनों को रेशो ले लीजिए, टॉर्क 1 डैश बाय टॉर्क 2 डैश, टॉर्क 1 बाय टॉर्क 2। टॉर्क 1 बाय टॉर्क 2 करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 आएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन अल्फा कटेगा, BH कटेगा, m1 बाय m2, तो m1 बाय m2 आ जाएगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2, जो कि आपका 150 बाय 240 आप निकाल चुके हैं, जो 5/8 आएगा। एक मैग्नेटिक नीडल है, इसको हंग किया गया
एक अनट्विस्टेड वायर, मतलब सीधा वायर है जिसको ट्विस्ट कुछ भी नहीं है, ताकि वो आराम से फ्रीली रोटेट कर सके मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखना चाहते हैं तो उस पे एक 0.1 ग्राम का वेट एक नीडल पे डालना पड़ेगा ताकि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहे। यानी कि देखिए, ये आपका इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को बनाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ना बनाए, इस पे मैं वेट डाल दूं ताकि ये सीधा हो जाए, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं ये सीधा हो जाए, सीधा रहे। यदि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है इस नीडल की वो 10 है, आपको वैल्यू निकालना है जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। यानी कि आपको BV निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो यहां पर अगर ये हमने इसको इस पे कोई वेट नहीं डाला तो ये नॉर्मली अपने आप को अलाइन कर लेगा। और हमने जैसे सीख रखा है कि ये अगर B है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका BH होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट BV होगा। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो BH और BV बनेगा इसमें। अब ये आपको बता रहा है जो मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन है मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से बगैर वेट के। लेकिन जैसे ही हमने इस पे वेट रखा, जैसे हमने यहां पर वेट रखा, तो वेट रखते साथ ही ये mg हो गया। लेकिन क्योंकि ये घूमने की कोशिश करेगा तो एक मैग्नेटिक मोमेंट जो लग रहा है, और ये क्योंकि BV कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, रो इंटू BV। ये क्या हो जाएगा, रो इंटू BV क्या होता है, एक फोर्स mg है और फोर्स मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड आपका फोर्स होता है जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा। देखिए, जो मैग्नेटिक मोमेंट है इनटू जो B होता है वही आपका फोर्स होता है, तो वो फोर्स यहां पर लगने लगेगा P इंटू BV, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब आप देखिए तीसरी चीज क्या लगेगी यहां पर। अच्छा, ये इसको ऊपर ले जाएगा तो ये इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, ये इसको ऊपर ले गया तभी तो ये इसको नीचे लाया। यानी कि अगर आप P इंटू BV यहां पर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी P इंटू BV लगेगा, लेकिन नीचे की तरफ। ये ऊपर ले जा रहा है, नीचे की तरफ ले जा रहा है। mg यहां पर यूं लग रहा है। ये सारे फोर्सेस हो गए। अब फोर्स तो ये हो गए, लेकिन टॉर्क निकालना है तो कैसे होगा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ, है ना। टॉर्क होता है 4F क्रॉस D। F, और अगर मैं क्रॉस लगाऊं मतलब एरो लगाऊं, लेकिन नॉर्मल में F इंटू लेंथ होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आइए, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है जब वेट लगाया तो इस पॉइंट से हम सारे टॉर्क कंप्यूट करते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को लेंगे L, रो इंटू BV इंटू दिस L। देखिए, रो इंटू BV इंटू L। यहां पर अगर इसको हम, इस ऊपर वाला फोर्स है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे वाला इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, ठीक। तो यहां से हम लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, यानी कि दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो दोनों ही हम माइनस लेंगे अगर हम क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं, और ये जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज में ले जा रहा है तो इसको हम प्लस लेंगे और इनको जोड़ के हम 0 कर देंगे, राइट। हमने यहाँ पर टॉर्क जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहा है उसको नेगेटिव लिया। अगर इसको चाहे तो आप प्लस प्लस करके इसको भी नेगेटिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2P इंटू BV आपका mg आ जाएगा। BV निकालने के लिए आप ये सारी वैल्यू रखिए, आपका BV आ जाएगा। ये चीज है। इस फिगर में देखिए, एक प्लेन है आपका P, S, T और U। ये एक एंगल बना रहा है अल्फा, ये अल्फा एंगल बना रहा है, और एक एंगल एक प्लेन है आपका P, S, V और W। ये एंगल बना रहा है 90 माइनस अल्फा, किसके साथ, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो जो वैल्यू है मैग्नेटिक डिप की, या कहिए वैल्यू मैग्नेटिक डिप एंगल की, इस प्लेन, जो पहला प्लेन मैंने बात की नीले से जो दिया हुआ है वो आपका φ1 है, और जो वैल्यू है आपके PS, जो दूसरा प्लेन मैंने बताया PSVW, यानी कि ये वाला जो प्लेन है उसकी है φ2। यदि जो एक्चुअल डिप एंगल है वो फाई है, एक का φ1 दिया है, एक का φ2 दिया है, अगर एक्चुअल में फाई है तो आपको ये शो करना है। तो आप देखिए, हमेशा जब हमारा B इस तरीके से होता था, हम कहते थे ये BH है और ये BV है, तो tan फाई क्या होता था, ये निकालना होता था, फाई निकालना होता तो क्या कैसे निकालते थे, tan फाई होता था BV, मतलब इसको BV माने तो BV बाय BH, तो BV बाय BH तो आपका tan फाई हो गया। अब इस जगह पे आते हैं, ये वाले में, जब हम प्लेन PSTU की बात कर रहे हैं, ये PSTU की, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये होगा BH cos अल्फा। ये अल्फा है ना, ये BH है तो इसके हिसाब से BH cos अल्फा होगा, राइट। तो यहां पर tan φ1 क्या हो जाएगा,
सेम चीज करेंगे, बीवी बाय ये BH की जगह हम BH cos अल्फा रख देंगे। ओके, पहली चीज ये हो गई। इसी तरीके से जब हम इस BV बाय BH हमने कहा, इस BV और BH की जगह, इस BV की जगह आप चाहें तो tan phi BH रख सकते हैं, इसकी जगह tan phi BH रख दीजिए, राइट। BH कैंसिल और cos अल्फा क्या बन जाएगा, tan phi 1 ऑलरेडी यहां था, तो ये हो जाएगा tan phi बाय tan phi 1 cos अल्फा। तो tan phi तो रख दीजिए, इस tan phi 1 को ऊपर ले जाके cot phi 1 कर दीजिए, ये cot phi 1 हो गया। तो इसी तरीके से आप इस प्लेन पे आ जाइए, सेम प्लेन, दूसरा प्लेन सॉरी, PSVW, सेम एनालॉजी से आपका cos sin अल्फा बनेगा tan phi इंटू cot phi 2, सेम चीज करनी है आपको। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपको इक्वेशन मिल गई, एक cos वाली एक sin वाली। अब जानते हैं sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा जो होता है जोड़ेंगे तो 1 होगा, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा इसको रीअरेंज करिए, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो एक सोलेनॉइड से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक सोलेनॉइड है जिसमें n टर्न्स है, जिसकी लेंथ L है। जब एक करंट हमने I पास किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड हमारा है, I करंट जा रहा है उसमें, IF कह लीजिए, तो और उसकी n लेंथ है, n उसके टर्न्स है, n लेंथ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसके अंदर सोलेनॉइड की बनेगी, वो आपका हो जाएगा B0 इक्वल टू म्यू0 n इंटू IF। ये हम जानते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है आपके सोलेनॉइड का, जिसमें हम n जो है उसको मान रहे हैं कैपिटल N बाय स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये n आपका ये हो गया। ये जो करंट आप IF देख पा रहे हैं, इसको हम फ्री करंट कहते हैं, इसलिए IF का हमने F फ्री करंट के लिए। अगर हम ये जो फ्री करंट है पर यूनिट लेंथ, इसको डिनोट करें IF से, स्मॉल IF से, तो IF क्या होगा, हमने कहा कि IF जो है वो हम कह रहे हैं कि कैपिटल IF इज इक्वल टू स्मॉल IF बाय n, राइट। तो हम इसको स्मॉल f को हम लिख सकते हैं, स्मॉल IF को कह सकते हैं कि कैपिटल IF इंटू n, क्योंकि हम डिनोट कर रहे हैं जो फ्री करंट पर यूनिट लेंथ है वो IF से। तो इस जगह पे B0 क्या बन जाएगा, ये n इंटू IF को हमने कहा कि स्मॉल IF कर देंगे, तो ये बन जाएगा। ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लीजिए एक मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है, जो हम सोलेनॉइड के अंदर रखना चाहते हैं। मान लीजिए L जो है उस मटेरियल का लेंथ है, A उस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड B0 जो इस सोलेनॉइड के अंदर है, एक करंट IF जो बह रहा है, जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया, वो मैग्नेटाइज करेगी इस मटेरियल को, मैग्नेटाइज करेगी, सोलेनॉइड के अंदर होगा तो मैग्नेटाइज होगा वो, इसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, मैग्नेटाइज होगा तो, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करें। मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट उसमें आ जाता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट M उस मटेरियल का, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये किसके कारण आ रहा है, एक इक्विवेलेंट सरफेस करंट लूप कैरिंग करंट IB, यानी कि हमने कहा ये है, इस पे एक हमने करंट, एक वायर चलाई और वो IB है। कहने का मतलब है कि हमने पहले सोलेनॉइड का, उसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, हमने मटेरियल रखा और उस पर जो करंट बन रहा है, हमने कहा कि जो नॉर्मल करंट बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इसका, उसको हम मान सकते हैं कि केवल एक करंट बह रहा है, जिसको IB कह रहे हैं, जिसको हम बाउंड करंट करेंगे, बाउंड्री पे करंट है। तो जो डायपोल मोमेंट होगा इस करंट लूप का, वो होगा M, IB जो बाउंड्री करंट है, इंटू A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ जो लूप की बात कर रहे हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, अगर मान लीजिए उसको पर यूनिट वॉल्यूम ले, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम M/V, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल का, कैपिटल M होगा मैग्नेटाइजेशन उसका। अब स्मॉल है, मैंने अभी भी कहा IB इंटू A, अगर हम केवल बाउंड्री करंट माने, ठीक। और इसी तरीके से आपका ये नीचे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया, LA रख दीजिए, A कैंसिल, IB बाय आपका L आ गया। अब IB बाय L, इसको हम स्मॉल IB से रिप्रेजेंट करते हैं और इस IB बाय L को कहें कि ये स्मॉल IB हमारा है कैपिटल IB बाय L, यानी कि बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ इस कोर मटेरियल का। तो जो मैग्नेटाइजेशन है M, उसको हमने कहा कि भाई ये हमारा मैग्नेटाइजेशन है, जिसकी हमने यूनिट भी बता दी,
ये आपका एम्पियर पर मीटर आ गया। तो m यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन पे होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक कोर के अंदर बना, जो आपने सोलेनॉइड के अंदर रखा, वो दो करंट के कारण है। कौन कौन से? एक तो जब IF हो गया, राइट, और एक आपका IB हो गया। IF कौन सा है? जो आपके सोलेनॉइड में बह रहा है। IB हमने कहा जो उस सोलेनॉइड के करंट के अंदर कारण जो अंदर जो मटेरियल रखा है उस पर एक बाउंड्री करंट बन रहा है, वो हमने IB कहा। तो B क्या हो गया? म्यू 0 IF प्लस IB। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, और हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है, इससे हम क्या कर सकते हैं? इसकी जगह हम IB की जगह हम रख सकते हैं, इस IB की जगह हम रख सकते हैं कैपिटल M। यहाँ पर हमारा कैपिटल M आ जाएगा। तो B हो गया म्यू 0 IF प्लस M। इन दोनों को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो B बाय म्यू 0 अब माइनस M इक्वल टू IF हो गया। अब ये जो हमने लेफ्ट में लाया ना, ये इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या ये चीज जो हम आगे कहने लगेंगे वो H होगी। B बाय म्यू 0 माइनस M ये होगी H, राइट, ये होगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि IF, जो करंट बह रहा है सोलेनॉइड में और जो इसको मैग्नेटाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो B बाय म्यू 0 माइनस M ये होगा H के बराबर, जो होगा IF के बराबर। तो अगर मैं इस IF की जगह H लिख दूं और इसको रीअरेंज करूं, M को यहां ले आऊं, तो B हो जाएगा म्यू 0 H प्लस M। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला, आगे मैं इसके बारे में बहुत बात करूंगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड B है जो इस सब्सटेंस में अपने आप इंड्यूस हो गई, कैसे? एक करंट हमने बाहर की तरफ दिया, तो वो डिपेंड करती है H और M पे, एक मैग्नेटाइजेशन पे, एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। ये भी हमने ऑब्जर्व किया कि अगर H बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन M जो इस सब्सटेंस में इंड्यूस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? H के बराबर। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा देते हैं और यहाँ पर XM लिख देते हैं। ये XM आपका कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं? उस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है क्या टाइप है मटेरियल का और क्या टेम्परेचर है। ये किसका मेजर है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल, अगर कोई बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए तो कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इन सब्सटेंसेस की वो कुछ इस तरीके से दी हुई है। देखिए, बिस्मुथ, कॉपर, डायमंड, गोल्ड और बाकी जो सिलिकॉन तक है ये आपके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस में दी हुई है। यहाँ पर आपके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस में दी हुई है। अब मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कि ये जो सब्सटेंसेस आप देख रहे हैं सारे यहाँ से यहाँ तक, ये आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। यहाँ से यहाँ तक जो आप सब्सटेंस देख रहे हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। एक और सब्सटेंसेस आएंगे जो आपके फेरोमैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि XM 300 केल्विन पे ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये वैल्यूज है। अब इस जो हम ऑलरेडी इक्वेशन एक देख चुके, ये हमको बताता है कि अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम सोलेनॉइड में ना रखें, विदाउट पुटिंग मैग्नेटिक मटेरियल इन सोलेनॉइड, अगर ना रखें, यदि ये सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू 0 IF प्लस IB, यही हमारी इक्वेशन थी। इतनी जरूरत पड़ेगी हमको, ये मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोड्यूस करनी है IF करंट, तो हमको एक एडिशनल करंट जो IM है वो पास करना पड़ेगा सोलेनॉइड से, ताकि जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग करंट पर यूनिट लेंथ N इंटू IM भी, N इंटू IM इक्वल टू IB, यानी कि ये प्रोड्यूस हो सके। ठीक, कहने का मतलब फिर से समझिए कि अगर हम विदाउट पुटिंग मैग्नेटिक मटेरियल इन सोलेनॉइड में हम मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रख सकते हैं और हमको मैग्नेटिक फील्ड ये चाहिए, ये प्रोड्यूस करनी है, तो जो करंट है IF और एक जो यहां तक तो ठीक है, हमको एक एडिशनल करंट IM इसको पास करना पड़ेगा सोलेनॉइड में, ताकि जो एडिशनल एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग करंट पर यूनिट लेंथ N इंटू IM यानी कि IB आ सके, प्रोड्यूस हो सके। तो जो सब्सटेंस है जिसके लिए XM पॉजिटिव है, आपने अभी टेबल में देखा, वो पैरामैग्नेटिक है, जिसके लिए M और H मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो सेम डायरेक्शन में है। और जो सब्सटेंस जिसके लिए XM नेगेटिव है उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं,
जिसमें ये m और h आपके सेम डायरेक्शन में ना होके बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो हम क्या करते हैं कि ये जो म्यू जीरो IF प्लस IB है, IF की जगह हम H रखते हैं और IB की जगह हम XMH रख देते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन ही था ये, XMH रख देते हैं। इसमें H को कॉमन ले लीजिए, म्यू इंटू H को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस XM आ गया। अब इस पूरे म्यू जीरो 1 प्लस XM को हम म्यू मान लेते हैं। ये म्यू जो है वो म्यू जीरो 1 प्लस XM है, इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी। क्या है ये? परमेबिलिटी, यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी। किस मटेरियल की? जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो म्यू बाय म्यू जीरो अगर हम ले लें, इसको म्यू जीरो नीचे ले आए, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी उस मेटल की, यानी कि म्यू बाय म्यू जीरो रिलेटिव परमेबिलिटी है, जिसको हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू आर हो जाएगा म्यू बाय म्यू जीरो 1 प्लस XM के बराबर, जो हमको दिखाता है, ये बताता है कि बी को हम लिख सकते हैं म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू एच, क्योंकि म्यू जीरो इंटू म्यू आर ही म्यू होता है। तो बी हो गया म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू एच। ध्यान रखिएगा, वैक्यूम को हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्यूम के लिए मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है। एक सोलिनॉइड है, उसका कोर मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 400 दी हुई है। जो करंट पास हो रहा है इस वायर के थ्रू, सोलिनॉइड के थ्रू, वो 2A है, 2 एम्पियर है। यदि जो नंबर ऑफ टर्न्स है, हर एक सेंटीमीटर में जितने टर्न्स है वो है 10। आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड H का, B का, आपका XM, M, जो एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग करंट IM देना होगा। तो म्यू आर क्या है? 400, I है आपका 2। जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो आप इसको 1000 करेंगे। ये हमने पर मीटर कर दिया। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी H क्या है? IF के बराबर, ठीक, N इंटू I। नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, I है आपका 2, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपका H आ गया। मैग्नेटिक फील्ड B क्या है? म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू H, राइट। म्यू जीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू आर आपका 400 दिया हुआ है, वो हो गया, और H आपने अभी भी निकाल लिया, 2000 यहाँ रख लीजिए, ये आपका आ जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस कोर मटेरियल की क्या होगी? XM होता है म्यू आर -1, 400 में से एक घटा दीजिए। मैग्नेटाइजेशन है, M होता है XM इंटू H, H आप ऑलरेडी निकाल चुके, XM से मल्टीप्लाई कर दीजिए। XM अभी आपने निकाला 399, 399 को 2000 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका मैग्नेटाइजेशन आ गया। अब जो एडिशनल मैग्नेटाइजेशन करंट IM, वो कैसे निकालेंगे? M इक्वल टू N इंटू IM होता है, इंटू इज इक्वल टू IB होता है। तो IM निकालने के लिए क्या करेंगे? M से N को डिवाइड कर देंगे। M ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, N आपके पास ऑलरेडी है 1000, दोनों को डिवाइड करिए, 800 एम्पियर आ जाएगा। एक रीजन आपका एक करंट कैरिंग टोरॉइडल है। टोरॉइडल कुछ इस तरीके से डोनट शेप में होता है, और इसके इस तरीके से वायर घूमे होते हैं। तो आपका एक रीजन है अंदर, जहां पर करंट टोरॉइड में है, वाइंडिंग में, यहां पर फिल किया गया टंगस्टन, जिसकी ससेप्टिबिलिटी है 6.8 इंटू 10⁻⁻। आपको बताना है कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड में इन द प्रेजेंस ऑफ अ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड विदाउट इट। यानी उस मटेरियल के और उस मटेरियल के ना होने पर जितना परसेंटेज इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड, उस मटेरियल के होने के कारण कुछ ना कुछ होगा, उनका आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक टोरॉइड में जिसमें करंट है, जब टंगस्टन ना हो तो B0 का म्यू जीरो इंटू H हो जाएगा, यह हमारे पास रिलेशनशिप ऑलरेडी है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब आप टंगस्टन ले आए, इस टोरॉइडल वाइंडिंग में हो जाएगा B इक्वल टू म्यू H। ये तो जब नहीं था तो B0 म्यू जीरो आएगा, जब आ जाएगा तो B और म्यू हो। अब क्या करिए? दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा B बाय B0 इक्वल टू म्यू बाय म्यू जीरो। दोनों को -1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा B माइनस B0 बाय B, ये हो जाएगा म्यू माइनस म्यू जीरो बाय म्यू जीरो, ये हो जाएगा। -1 किया है दोनों साइड। अब देखिए, हम जानते हैं म्यू होता है म्यू जीरो 1 प्लस XM, तो म्यू बाय म्यू जीरो क्या होता है? 1 प्लस XM। तो म्यू बाय म्यू जीरो -1 क्या होगा? XM के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? XM, राइट। तो इसकी जगह B माइनस B0 इक्वल टू XM रख सकते हैं। तो जो परसेंटेज इंक्रीज है मैग्नेटिक फील्ड की, टंगस्टन अगर है इसमें, तो B माइनस B0 और B0 इंटू 100 करेंगे, बस यही चीज तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है XM को केवल 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है, यही आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो हमने ये एक और पार्ट देखा इस डिस्कशन का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन 1-2 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।